नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की बुक का अध्याय 20 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करके अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपने साम्राज्य की नींव डाली। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने संपूर्ण भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। भारत पर अधिकार करने के लिए अंग्रेज़ों ने छल कपट का प्रयोग किया। भारतीयों की आपसी फूट का फ़ायदा भी उठाया। इस दौरान अंग्रेज़ों के अत्याचारों और विश्वासघात से पीड़ित होकर भारतीयों ने कई स्थानों पर उनके विरुद्ध संघर्ष किया। जैसे बंगाल में सन्यासियों ने विद्रोह किया, महाराष्ट्र में रामोसी जाति ने तथा पूरे देश में विभिन्न जनजातियों और अंग्रेज़ सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों ने भी समय समय पर संघर्ष किया, किंतु ये सारे प्रयास स्थानीय स्तर पर हुए और अलग अलग समय पर हुए, अतः यह व्यापक रूप धारण नहीं कर पाए, वह असफल रहे। अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध सबसे बड़ी और देशव्यापी क्रांति 1857 ईस्वी में हुई थी। इस क्रांति को जनता का भी समर्थन प्राप्त था, अतः इसे देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। 1857 में हुई यह क्रांति किसी एक घटना या कारण का परिणाम नहीं थी, बल्कि विगत 100 वर्षों में अंग्रेज़ों ने भारत के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन में जो अनुचित हस्तक्षेप किए थे, उनके विरुद्ध भारतीय जनमानस की प्रतिक्रिया थी। इस स्वतंत्रता संग्राम के होने के निम्नलिखित कारण रहे। संग्राम के कारण। राजनीतिक कारण। क्लाइव ने अपनी कूटनीति से ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो एक व्यापारिक संस्था थी, राजनीतिक संस्था बना दिया। वेलेस्ली और हेस्टिंग्स ने अंग्रेजी राज्य में अनुचित ढंग से राज्य वृद्धि के प्रयास किए। कालांतर में डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार के लिए एक नई नीति बनाई। जिन देशी राजाओं के कोई अपनी संतान नहीं थी, उनके राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाना शुरू कर दिया। हिंदुओं में गोद लेने की प्रथा रही। पुत्र नहीं होने की स्थिति में राजा लोग अपने रिश्तेदारी या बिरादरी में से किसी लड़के को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए गोद लेते थे। राजा के मरने के बाद वही लड़का राज्य का स्वामी होता था। डलहौजी ने इस प्रथा को अमान्य कर दिया। उसकी यह नीति गोद निषेध नीति कहलाई। इस नीति का प्रभाव अनेक राज्यों पर पड़ा, जिनमें संबलपुर, जैतपुर, सतारा, नागपुर, बिठूर और झांसी मुख्य थे। सैद्धांतिक रूप से मुगल सम्राट अब भी भारत का बादशाह बना था, परंतु उसका अपमान किया गया। सिक्कों पर मुगल शासक के नाम के बजाय इंग्लैंड के राजा का नाम उत्कीर्ण करवाया गया। इस प्रकार पूर्व में मराठा पेशवा से उसका साम्राज्य छीनकर उसे पेंशन दे दी गई। कालांतर में उसके पुत्र व नवीन पेशवा नाना साहब की पेंशन भी बंद कर दी गई। इससे भारतीय जनमानस में रोष व्याप्त हो गया। अंग्रेज़ों की विस्तारवादी नीति से भारत के शासक चिंतित हो गए थे। अंग्रेज़ों ने साम्राज्य विस्तार के दौरान भारतीय शासकों से संधियां की व उनसे वादा किया था कि अंग्रेज़ उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किंतु अंग्रेज़ों ने पॉलिटिकल एजेंटों के माध्यम से देशी शासकों के राज्यों में निरंतर हस्तक्षेप किए तथा बाद में प्रशासनिक अव्यवस्था के नाम पर कुछ क्षेत्रों को हड़प लिया, जैसे अवध का राज्य। शासकों के अतिरिक्त सामंत वर्ग भी अंग्रेज़ों से नाराज़ था। यहाँ का सामंत वर्ग अपनी जनता से कर वसूल करता था तथा राजा को देता था। युद्ध के समय राजा को सैनिक शक्ति प्रदान करता था, अतः दरबार में सामंतों का सम्मान था, किंतु सहायक संधियों के बाद शासकों की सामंतों पर से निर्भरता खत्म हो चुकी थी।
व राजाओं ने सामंतों के अधिकारों में कटौती कर दी। सामंत इस कारण अंग्रेजी शासन को मानते थे। जैसे मेवाड़ के सामंत विशेषतः रावत केसरी सिंह सलूम्बर महाराणा के दुर्व्यवहार को अंग्रेजों की शह मानते थे। जोधपुर में ठाकुर अजीत सिंह आलनियावास पॉलिटिकल एजेंट से अत्यंत नाखुश थे। जयपुर में दीवान झूठा राम ने अंग्रेजी समर्थन के बल पर जागीरदारों को उनके पैतृक अधिकारों से वंचित कर देने पर बाध्य किया। जोधपुर में आहुवा, आसोप, गुलर, आलनियावास के सामंत शासक से नाराज थे और अपनी शक्तिहीनता के कारण अंग्रेज़ों को मानते थे। शासकों और सामंतों के निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी कंपनी शासन में खत्म हो गई थी। सामाजिक व धार्मिक कारण। सामाजिक सुधार के नाम पर भारतीयों के जीवन में अंग्रेज़ों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। इसकी भारतीयों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। इसके अतिरिक्त अंग्रेज़ भारतीय नागरिकों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे। एक सामान्य अंग्रेज़ भी बड़े से बड़े भारतीय का अपमान कर देता था। भारतीय रीति रिवाजों का मजाक उड़ाया गया। भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। इससे भारतीय समाज में नाराज़गी थी। धार्मिक क्षेत्र में सरकार ने ईसाई धर्म के प्रचार की छूट दे दी, जिससे ईसाई मिशनरियों ने समाज के कमज़ोर वर्ग को धर्म परिवर्तन करवाने का कार्य आरंभ कर दिया। भारतीय देवी देवताओं व पूजा विधियों की खिल्लियाँ उड़ाई जाने लगी। जेल में कैदियों को ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता था। ईसाई धर्म स्वीकार करने पर उनकी सज़ा में कमी कर दी जाती थी। अन्य कैदियों की तुलना में उन्हें ज़्यादा सुविधाएं दी जाती थी। ईसाई बनने वालों को सरकारी नौकरी में ऊंचे पदों पर बिठाया जाता था। इससे नीति में भारतीय समाज के मन में अंग्रेज़ों के विरुद्ध घोर विद्रोह पैदा कर दिया। आर्थिक कारण। कंपनी के शासन के पूर्व भारत एक कृषि एवं उद्योग प्रधान देश था। इसकी आर्थिक संपन्नता के कारण इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था तथा यह विश्व के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। अंग्रेज़ों ने सत्ता प्राप्ति के बाद इसका बेरहमी से शोषण किया। अंग्रेज़ों के आगमन से पूर्व बंगाल एक समृद्ध प्रांत था, किंतु अंग्रेज़ों ने उसे इस कदर लूटा कि वहाँ भूखमरी व्याप्त हो गई। लाखों लोग अकाल में मारे गए। बंगाल के मैदानों में भारतीय किसानों व दस्तकारों की हड्डियों के ढेर लग गए। अंग्रेज़ों ने किसानों से इतना अधिक भू राजस्व वसूला कि किसान खेती छोड़ने को बाध्य हो गए। कई पुराने जमींदार लगान न दे पाने के कारण जमींदारी खो बैठे। अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड में बने माल को भारत में खपाने के लिए भारतीय वस्त्रों पर भारी कर लगाया और दस्तकारों पर अत्याचार किया, जिससे उन्होंने अपना पुश्तैनी कार्य त्याग दिया। राजस्थान में भी अंग्रेज़ों ने शासकों से भारी मात्रा में खराज वसूल करना शुरू कर दिया। व आर्थिक संसाधनों पर भी अंग्रेज़ नियंत्रण करने लगे। अंग्रेज़ों ने अफीम व नमक के व्यापार पर अधिकार जमा लिया। उन्होंने बकाया खराज के नाम पर जयपुर व जोधपुर से उनके नमक उत्पादन के स्रोत छीन लिए। समस्त रियासतों से समझौता कर नमक पर चुंगी लागू कर दी, जिससे जनता में भारी रोष फैला, जिसकी अभिव्यक्ति तत्कालीन प्रचलित लोकगीत में देखी जा सकती है। म्हारो राजा तो भोलो भालो, सांभर तो दे दीनी अंग्रेज़ ने, पण म्हारा टावर तो भूखा, रोटी मांगे तीखे लूण री। ठीक इसी प्रकार हाड़ौती दक्षिणी राजपूताना में अफीम की पैदावार पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए बंगाली अफीम के मुकाबले यहाँ अफीम को नियंत्रित करने हेतु भारी कर लगाए, जिससे यहाँ के किसानों एवं व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ। इससे यहाँ भारी मात्रा में तस्करी बढ़ी व खाद्यान्न संकट पैदा हो गया। संपूर्ण राजपूताने में नमक से अंग्रेज़ों ने भारी मुनाफा कमाया। राजपूताने के अन्य संबंधित उद्योग धंधे नष्ट हो गए।
सैनिक कारण। अंग्रेज़ों की सेना में अधिकांश अवध के सैनिक थे। अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के बाद इन सैनिकों के मनोबल को बड़ा धक्का लगा। उनके मन में विद्रोह के अंकुर प्रस्फुटित होने लगे। कई सैनिक अपनी परंपराओं के अनुसार रहन सहन व खान पान रखना चाहते थे। वे बाल दाढ़ी रखते हुए पगड़ी या साफा बांधते थे। अंग्रेज़ों ने इस पर पाबंदी लगा दी, जिसे सैनिकों ने अपना घोर अपमान समझा। भारतीय सैनिकों को मान्य परंपराओं के विरुद्ध बाह्य देशों में भेजा जाने लगा। इससे अंग्रेज़ों के प्रति उनकी नाराज़गी बढ़ गई। भारतीय सैनिकों को वेतन भी कम मिलता था। उन्हें वर्दी के पैसे भी स्वयं को देने पड़ते थे। डाक द्वारा उनका निःशुल्क पत्र व्यवहार भी बंद कर दिया गया। सैनिकों में असंतोष का सबसे ज़बरदस्त कारण कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का होना था, जिन्हें काम लेने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। इन सभी कारणों से सेना में अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह करने की भावना पैदा हो गई। जन कवियों व साहित्यकारों की भूमिका। अंग्रेज़ों के हाथों अपनी सत्ता गंवाना सभी को खल रहा था। राजपूताना का जनमानस स्वाभिमानी एवं स्वतंत्रता प्रेमी था। यहाँ के साहित्यकार और कवि भी समाज एवं शासकों को स्वातंत्र्य प्रेम तथा बलिदान करने के लिए बढ़ चढ़कर प्रेरित करते रहे। अंग्रेज़ों से संधियों के बाद राजपूताने में अंग्रेज़ों की उपस्थिति मात्र से साहित्यकार उद्वेलित एवं व्यथित थे। जोधपुर के बांकीदास, बूंदी के सूरजमल मिशन, आड़ा जवानजी, बारहट दुर्गादत्त, आड़ा जादूराम, आसिया बुद्धजी, गोपाल दान दधीवाड़िया आदि न जाने कितने ही साहित्यकार थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों की घोर निंदा की। अपनी जनता एवं शासकों को उनके विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रेरित किया। राजा से लेकर रंक तक ने अंग्रेज़ों के खिलाफ संग्राम के बीज बोने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसा कि कवि बांकीदास ने लिखा, आयो अंग्रेज़ मुलक रे ऊपर, आहस लीधा खींची उड़ा, धनिया मरे न दीधी धरती, धनिया उभा गई धरा। अर्थात अंग्रेज़ भारत में आए और उन्होंने हमारी सांसों तक पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, अर्थात प्रत्येक क्षेत्र में अधिकार कर लिया। पहले स्वामी मर जाते परंतु मातृभूमि को पराधीन नहीं होने देते थे, किंतु खेद है कि अब स्वामियों के जीवित होते हुए भी मातृभूमि पराधीन हो गई है। सूरजमल मिशन ने पीपलिया के ठाकुर फूल सिंह को विक्रम संवत 1914 को पत्र लिखते हुए राजाओं को लताड़ा, ये राजा लोग देशपात जमी का ठाकर छे, जे सारा ही हिमालय का गलियाई निसरिया 140 से लेर 60-70 बरस ताई पाछा पटक्या छे, तो भी गुलामी करे छे। पर यो म्हारो वचन राज याद राखोगा कि जे अब के अंग्रेज रहियो तो इको ही पूरो करसी। जमी को ठाकुर कोई भी न रहसी, सब ईसाई हो जासी। 300 दूरन देसी फायदो कोई के भी नहीं। अंग्रेज़ों की छावनियाँ लूटने वाले डूंग जी व जवाहर जी की प्रशंसा में लोकगीत रचे गए। बीकानेर के शासक की तारीफ कवियों ने की, क्योंकि उन्होंने जवाहर जी को अंग्रेज़ों को सौंपने से मना कर दिया। जोधपुर के शासक पर व्यंग इसलिए करते क्योंकि उन्होंने डूंग जी को अंग्रेज़ों को दे दिया था। उपरोक्त विवरणों से ज्ञात होता है कि राजपूताने के साहित्यकारों ने शासकों, सामंतों एवं जनता को प्रेरित कर 1857 के संग्राम के लिए बारूद तैयार किया। इस संग्राम की लहर पूरे देश में फैल गई। जगह जगह भारतीय सैनिकों, सामंतों व शासकों के साथ जनता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो फिर राजपूताना पीछे क्यों रहने वाला था? क्रांति का विस्फोट और उसका प्रसार। क्रांति की योजना नाना साहब पेशवा और उनके सहयोगी अजीमुल्ला तथा रंगोजी बापू ने मुख्य रूप से तैयार की थी। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह के नेतृत्व में 31 मई 1857 ईस्वी के दिन समूचे भारत में एक साथ क्रांति शुरू करनी थी।
इसके लिए लाल किले में गुप्त बैठकें हुई। क्रांति के संदेशवाहकों ने विभिन्न रूपों में देश के विभिन्न भागों में क्रांति के प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और चपाती रोटी को घुमाया। 31 मई को सभी जगह एक साथ क्रांति का श्री गणेश करना था, परंतु चर्बी वाले कारतूसों से उत्पन्न आक्रोश ने सारी योजना छिन्न भिन्न कर दी। क्रांति 31 मई से पूर्व ही अधूरी तैयारी में आरंभ हो गई। 29 मार्च को बैरकपुर की छावनी में सैनिकों को चर्बी चढ़े कारतूस वितरित किए गए। उन्होंने उसे दांतों से काटने से मना कर दिया। अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया। तब तक मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने अपनी बंदूक तानकर वहां उपस्थित दोनों अधिकारियों को ढेर कर दिया। पांडे पकड़ा गया और उसे 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। मेरठ में एक भारतीय पलटन को चर्बी वाले कारतूस दिए गए। सैनिकों ने उनका उपयोग करने से मना कर दिया। उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। इससे सैनिकों में असंतोष फैल गया। यह घटना 9 मई को घटित हुई। क्रांति के नेताओं ने क्रुद्ध सैनिकों को समझा बुझाकर 31 मई तक प्रतीक्षा करने को कहा, मगर अगले दिन ही सैनिकों ने विद्रोह कर अपने गिरफ्तार साथियों को रिहा करवा दिया। कई अंग्रेज अधिकारी मार डाले गए। सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। 11 मई को दिल्ली पर अधिकार जमाकर बहादुर शाह को सम्राट घोषित कर दिया। इसी के साथ धीरे धीरे क्रांति की ज्वाला भारत के अन्य हिस्सों में फैल गई। कानपुर में नाना साहब व तात्या टोपे ने क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने कानपुर पर अधिकार कर लिया। अवध में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में अवध की जनता ने संघर्ष आरंभ कर दिया। इसी प्रकार झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में बाबू कुंवर सिंह, असम में दीवान मणिराम कंदरपेश्वर सिंह, उड़ीसा में सुरेंद्र शाही व उज्ज्वल शाही ने क्रांति का नेतृत्व किया। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। उसने मद्रास, बम्बई, बर्मा व लंका से सेनाओं को बुला लिया। पंजाब की सिख सेना व नेपाल की गोरखा सेना ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। सेनापति जनरल नील ने बनारस और इलाहाबाद को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया। नाना साहब की सेना भी कानपुर में पराजित हो गई। अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार कर बहादुर शाह को कैद कर लिया। उसके 2 बेटे गोलियों से भून दिए गए तथा बादशाह को कैद कर रंगून की जेल में भेज दिया। लेकिन तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई ने जमकर अंग्रेज़ों से लोहा लिया। कुछ विश्वासघातकों ने झांसी के किले के फाटक खोल दिए, किंतु रानी वहां से दुश्मनों की सेना को चीरती हुई बच निकली और कालपी पहुंची। वहां तात्या टोपे भी आ गए। दोनों ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। ग्वालियर को अंग्रेजी सेना ने घेर लिया। रानी वहां से बच निकली, पर एक स्थान पर शत्रु सेना द्वारा घेर ली गई। अब बच निकलने का कोई उपाय न देखकर वह शत्रु सेना में प्रलय मचाती हुई अंत में वीर गति को प्राप्त हुई। तात्या टोपे अब अकेला रह गया, लेकिन वह शत्रुओं की निगाहों से बचता हुआ जगह जगह अंग्रेज़ों की नींद हराम करता रहा। अंत में विश्वासघातकों के कारण वह भी पकड़ा गया और अंग्रेज़ों ने उसे फांसी दे दी। इस तरह मंगल पांडे, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई आदि भारत माँ के सपूत स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई में शहादत को प्राप्त हुए। राजस्थान का 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। भारतीय क्रांति का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। राजस्थान में उस समय नसीराबाद, ब्यावर, खेरबाड़ा, देवली, एरिनपुरा और नीमच में अंग्रेज़ों की सैनिक छावनियाँ थीं तथा अजमेर में अंग्रेज़ों का एजीजी बैठता था, जो राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण रखता था। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई। 28 मई को नसीराबाद में तैनात 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री के सैनिकों ने अपने अधिकारियों पर हमला कर दिया। सैनिक दिल्ली की ओर रवाना हो गए।
जहां वे क्रांतिकारियों का साथ देना चाहते थे। नीमच में मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने कर्नल अबाट को चुनौती दी व 3 जून को नीमच में भी क्रांति हो गई। अंग्रेज़ों ने भागकर उदयपुर में शरण ली। कप्तान शावर्ट्स मेवाड़ की सेना लेकर नीमच आया। तब तक क्रांतिकारी वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे। इन क्रांतिकारी सैनिकों के शाहपुरा पहुंचने पर वहां के शासक ने स्वागत किया तथा उसने पीछा करने वाले अंग्रेज़ों के लिए अपने किले के दरवाजे नहीं खोले। वहां से नीमच के सैनिक भी दिल्ली की ओर रवाना हो गए। 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी में तैनात एक टुकड़ी ने आबू में अंग्रेज़ों का विरोध कर दिया एवं वहां अंग्रेज़ अधिकारियों पर हमले किए। एरिनपुरा आकर सैनिकों ने छावनी को लूटा। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए वे दिल्ली की ओर बढ़े। एरिनपुरा के सैनिकों की भेंट खेरवा नामक स्थान पर आउवा पाली के ठाकुर कुशाल सिंह से हुई। कुशाल सिंह जोधपुर महाराजा व अंग्रेज़ों से असंतुष्ट थे। उसने सैनिकों का नेतृत्व संभाल लिया। कुशाल सिंह के आह्वान पर आसोप, आलनियाबास व गूलर के सामंत अपनी सेनाओं सहित आउवा आ पहुँचे। खेजड़ला, मारवाड़ तथा मेवाड़ के सलूमर, रूपनगर, लहसानी आदि के सामंतों ने भी अपनी सेनाएं उनकी सहायता हेतु भेज दी। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने सैनिक विरोध के समाचार मिलते ही अपनी राजकीय सेना क्रांतिकारी सैनिकों के विरुद्ध आउवा भेजी। कुशाल सिंह की सेना ने 8 सितंबर 1857 को बिथौड़ा नामक स्थान पर जोधपुर राज्य की सेना को बुरी तरह परास्त किया। इस पराजय की खबर सुनकर एजीजी जॉर्ज लॉरेंस स्वयं सेना लेकर आउवा पहुंचा, किंतु 18 सितंबर 1857 को वह भी पराजित हुआ। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन क्रांतिकारियों द्वारा मारा गया। उसका सिर आउवा के किले के द्वार पर लटका दिया गया। लॉरेंस पुनः अजमेर लौट गया। इधर अक्टूबर 1857 में जोधपुर लीजियन के क्रांतिकारी सैनिक भी दिल्ली की ओर बढ़े। जनवरी 1858 में होम्स के नेतृत्व में एक सेना ने आउवा पर आक्रमण कर दिया। ठाकुर कुशाल सिंह ने सलूमर के सामंत के यहाँ शरण ली। अंग्रेज़ों ने आउवा के किलेदार को रिश्वत देकर किले के द्वार खुलवाए। एवं किले पर अधिकार कर लिया। आउवा के निवासियों पर अमानवीय अत्याचार किए गए। 1860 में नीमच में कुशाल सिंह ने अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उस पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें बाद में उसे बरी कर दिया गया। राजस्थान में क्रांति के प्रमुख केंद्रों में आउवा के अतिरिक्त कोटा भी था। कोटा का महाराव राम सिंह अंग्रेज़ों का समर्थक था, किंतु वह व्याप्त जन असंतोष के कारण सैनिकों पर कोई कार्रवाई न कर सका। मेजर बर्टन ने महाराव को सैनिकों पर कार्रवाई करने के लिए दबाव डाला। इस पर 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की सेना में नाराजगी भड़क उठी। नाराज सैनिकों ने रेजिडेंसी पर आक्रमण कर मेजर बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। राज्य के समस्त प्रशासन पर सैनिकों का नियंत्रण हो गया। कोटा महाराव की स्थिति अपने ही महल में कैदी की तुल्य हो गई। जय दयाल एवं मेहराब खां के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का लगभग 6 माह तक कोटा के प्रशासन पर नियंत्रण रहा। मार्च 1858 में जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व वाली सेना ने कोटा शहर को क्रांतिकारियों से मुक्त कराया। जय दयाल एवं मेहराब खां व अन्य को सरेआम फांसी दी गई। इसके अतिरिक्त धौलपुर राज्य की सेना व भरतपुर की जनता में भी
विरोधी तेवर देखे गए, यद्यपि वहाँ के शासकों ने ब्रिटिश भक्ति दर्शाई। राजपूताने में कुछ सामंतों ने आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व को स्वीकार करके ब्रिटिश विरोध की नीति अपनाई। क्रांतिकारियों को प्राय प्रत्येक स्थान पर स्थानीय कृषकों, जनसामान्य, हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों का पर्याप्त समर्थन मिला, किंतु देशी रियासती शासकों ने अंग्रेज़ों का भरपूर समर्थन किया। वे अंग्रेज़ों के वफादार रहे। उन्होंने अंग्रेज़ों को शरण एवं सैनिक सहायता प्रदान की। बीकानेर का शासक तो स्वयं अपनी सेना के साथ अंग्रेज़ों की सहायतार्थ राज्य के बाहर भी गया। राजाओं के सहयोग के बारे में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कहा, इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य नहीं किया होता तो हमारी कश्ती बह जाती। 1857 के स्वतंत्रता के संग्राम के पूर्व सीकर क्षेत्र में ढूंढजी व जवाहर जी नामक काका भतीजा प्रसिद्ध सेनानी रहे। इन्होंने अंग्रेज़ों की बीकानेर व जोधपुर की सेना से संघर्ष किया। अपने बलिदान के कारण ये लोग गीतों में अमर हो गए। राजपूताने का ही निवासी व्यापारी अमरचंद बाठिया अपने त्याग व बलिदान के लिए दूसरे भामाशाह के रूप में प्रसिद्ध है। इसने अपनी संपूर्ण संपत्ति तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव रखा ताकि अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष चलाया जा सके। राजस्थान में भारत के क्रांति के दौरान एक बात यह रही कि क्रांतिकारी सैनिक अपनी छावनियों में विद्रोह करने के बाद दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली पहुंचने पर वे लक्ष्य विहीन हो गए, उनकी एकता भी खंडित हो गई। इसके विपरीत जैसे जैसे नाराज सैनिक दिल्ली की ओर बढ़े, अंग्रेज़ों ने उनकी अनुपस्थिति में वहां पर पुनः अपना नियंत्रण कायम कर लिया। फलतः क्रांतिकारियों को स्थायी सफलता नहीं मिल पाई। देशी रियासती शासकों की ब्रिटिश स्वामी भक्ति के कारण अंग्रेज़ों ने अत्यंत कड़ाई से क्रांति को दबा लिया। जून 1858 तक अंग्रेज़ों का अधिकांश स्थानों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। आउवा की कुल देवी सुगाली माता पूरे मारवाड़ क्षेत्र में आराध्य देवी रही है। इस देवी प्रतिमा के 10 सिर और 54 हाथ हैं। यह देवी प्रतिमा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सेनानियों की प्रेरणा स्रोत रही है। कहा जाता है कि स्वाधीनता सेनानी अपनी गतिविधियां इस देवी के दर्शन कर प्रारंभ करते थे। ये है सुगाली माता। इनके 54 हाथ हैं और 10 सिर हैं। इनके दर्शन करने पर ही वो सारे जो वो विद्रोही थे, अंग्रेज़ विद्रोही सैनिक थे, इनके दर्शन से ही अपने कार्य की शुरुआत करते थे। सुगाली माता है आउवा में। 1857 के क्रांति के परिणाम एवं इसके विश्वव्यापी प्रभाव। यद्यपि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, पर इसके परिणाम दूरगामी रहे। रियासती शासकों ने क्रांति के समय स्वामी भक्ति निभाते हुए अंग्रेज़ों का तन मन धन से सहयोग किया था। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पुरस्कृत किया। गोद निषेध का सिद्धांत समाप्त कर राजाओं को गोद लेने की अनुमति दी गई। भारत कंपनी के शासन के स्थान पर ब्रिटिश क्राउन सीधे नियंत्रण में आ गया। रानी विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र 1858 ईस्वी में आश्वासन दिया कि सभी देशी राजाओं का अस्तित्व बना रहेगा। जागीरदार वर्ग ने विद्रोह के दौरान अंग्रेज़ विरोधी भूमिका निभाई थी, अतः अंग्रेज़ों ने सामंत वर्ग की शक्ति समाप्त करने की नीति अपनाई। सामंतों से सैनिक सेवा के बदले अब नगद राशि ली जाने लगी। सामंतों की सेनाएं भंग की गई, उनके न्यायिक अधिकार छीन लिए। जागीर क्षेत्रों में सामंतों की प्रतिष्ठा कम करने के प्रयास किए गए, उनके विशेषाधिकार भी छीन लिए गए। प्रशासन में सामंतों की भूमिका समाप्त करने हेतु नौकरशाही में
अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी व स्वामी भक्त व्यक्तियों को नियुक्ति देना प्रारंभ हुआ। इसके फलस्वरूप राजभक्त अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग का विकास हुआ। अंग्रेज़ों ने अपने सैनिक व व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए रेलवे व सड़क व्यवस्था का विस्तार किया। शासकों के लिए भी अंग्रेजी शिक्षा का प्रबंध किया गया ताकि वे ब्रिटिश तौर तरीकों को अपनाएं तथा उनकी निष्ठा ब्रिटिश ताज व पाश्चात्य सभ्यता के प्रति बनी रहे। इस क्रांति ने भारत में आगामी ब्रिटिश नीतियों को भी व्यापक रूप से प्रभावित किया। बाद के सभी गवर्नर जनरलों ने जो निर्णय लिए उन पर इस क्रांति का प्रभाव नज़र आता है। लॉर्ड डफरिन ने अपने कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना को जो अनुमति प्रदान की, उसके पीछे उद्देश्य यह था कि भारतीयों को अपनी बात कहने का कोई मंच मिल जाए ताकि पुनः 1857 ईस्वी जैसी क्रांति नहीं हो। बाद के काल में स्वतंत्रता सेनानियों विशेषकर क्रांतिकारियों ने 1857 की क्रांति से प्रेरणा ग्रहण की। इस क्रांति के परिणाम जो भी रहे हों, किंतु यह सत्य है कि इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद एवं औपनिवेशिक शासन की जड़ों को हिला दिया था। 1857 ईस्वी की क्रांति ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया था। यह क्रांति विश्व में पहली बार यूरोपीय साम्राज्यवाद के विरुद्ध विशालतम एवं महान चुनौती थी। इससे बड़ा संघर्ष किसी भी देश की क्रांतियों में नहीं हुआ था। इस घटना का वर्णन तत्कालीन समय के सभी वैश्विक समाचार पत्रों में मिलता है। हालांकि अंग्रेज़ों ने स्वतंत्रता संग्राम के स्थान पर इसे सैनिक विद्रोह कहकर इसके प्रभाव को सीमित करना चाहा, किंतु सर्वप्रथम वीर सावरकर ने अपने अकाट्य तर्कों द्वारा साबित कर दिया कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। असफल होने पर भी इस क्रांति ने देशवासियों में स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया। आने वाले समय में स्वतंत्रता आंदोलनों को यह क्रांति प्रेरणा देती रही। भारतीयों की दृष्टि में यह क्रांति संघर्ष का अंत नहीं बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम अध्याय थी, जिसकी इतिश्री 1947 ईस्वी में देश की स्वतंत्रता के रूप में हुई। शब्दावली: अकाट्य, तथ्य जिसे काटा ना जा सके अथवा तथ्यपूर्ण बात। पॉलिटिकल एजेंट, देसी रियासतों में ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि। एजीजी, गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि। खराज, एक प्रकार का कर या टैक्स। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।